इस वीडियो में हम ग्लोबलाइजेशन के साथ जुड़े हुए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। हम ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के पैटर्न्स क्या है, कैसे वर्क करती है, पॉलिटिकल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर या फिर लीगल लेवल पर ये कैसे काम करती है। इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरीज ग्लोबलाइजेशन को कैसे देखती है, क्या आर्गुमेंट देती है ग्लोबलाइजेशन को लेकर। देन हम इस वीडियो को एंड करेंगे ये समझते हुए ग्लोबलाइजेशन की जो दो डिबेट है कि ग्लोबलाइजेशन जहाँ तो कुछ लोग मानते हैं ये रियलिटी है और कुछ मानते हैं ये मिथ है। तो जो मानते हैं ये रियलिटी है वो क्या कहते हैं और ये जो मानते हैं मिथ है उनके मेन आर्ग्यूमेंट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। ग्लोबलाइजेशन को अगर सिंपली डिफाइन किया जाए तो इसका मतलब होता है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर सोसाइटीज़ है इतनी इंटरकनेक्टेड हो चुकी हैं कि एक इवेंट किसी हिस्से में होता है तो दूसरे हिस्से में रहने वाले लोग जो है वो भी इम्पैक्ट करते हैं, उनको भी वो इवेंट जो है इफ़ेक्ट कर सकता है। ये ग्लोबलाइजेशन की साधारण जो सिंपल डेफिनेशन कही जाती है। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे यूके में रिसेशन आया और यूके में रिसेशन जो आया उसने किसको इफ़ेक्ट किया, जो लोग बैंकॉक में काम करते थे। यूके से दूर बैंकॉक में काम करने वाले लोगों को भी जो है यूके के रिसेशन ने इफ़ेक्ट किया। तो इस तरह से इंटरकनेक्टेड हो चुकी है दुनिया कि एक इवेंट जो होता है किसी पार्ट में दूसरे को भी वो इफ़ेक्ट करता है। ये ग्लोबलाइजेशन की एक सिंपल साधारण डेफिनेशन है। अब हमने ग्लोबलाइजेशन को पैटर्न्स वाइज समझते हैं कि अलग अलग लेवल पर ग्लोबलाइजेशन कैसे वर्क कर रही है, कैसे काम कर रही है, कौन से चेंजेस लेकर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक लेवल पर ग्लोबलाइजेशन क्या चेंजेस लेकर आ रही है। सबसे पहली चीज़ जो है ट्रेड को लेकर, फाइनेंस को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन को लेकर ग्लोबलाइजेशन के चलते हुए एक सिंगल ग्लोबल मार्केट जो है क्रिएट हो चुकी है। अब सिंगल ग्लोबल मार्केट का क्रिएट होने का मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है, ग्लोबल इन्फॉर्मेशन है फाइनेंस को लेकर, ट्रेड को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर, वो ईजिली एक्सेसिबल है, जल्दी ट्रैवल करती है। और इसी की वजह से कैस्टल कहते हैं दुनिया में हम जो दौर देख रहे हैं वो ग्लोबल इंफॉर्मेशनल कैपिटलिज्म का दौर है, जिसमें इंफॉर्मेशन को शेयर करना अब और भी ज़्यादा इजी और भी ज़्यादा हम जल्दी शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए जो इंटरनेशनल लेवल पर देख रहे हैं हम, वहाँ पर एक सिंगल ग्लोबल मार्केट बनती जा रही है। सो इसका मतलब जो ट्रेड या फाइनेंस या प्रोडक्शन एक कंट्री में होते थे वो सिर्फ एक कंट्री तक सीमित नहीं रह गए हैं, वो इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी। तो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड में एक सिंगल ग्लोबल मार्केट बन चुकी है। इसमें इकोनॉमिक लेवल पर ग्लोबलाइजेशन इस लेवल पर भी इम्पैक्ट कर रही है कि अब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ये डिसाइड करती है कि उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। जिसका मतलब है कि वो डिसाइड करते हैं उन्होंने अपनी जो कंपनी लगानी है, उन्होंने अपना जो प्रोडक्शन बेस तैयार करना है वो किस कंट्री में लगाया जाएगा, किस कंट्री को किन टर्म्स पर जो है हम जो है अपने टैक्सेस देंगे। ये सारी चीज़ें जो है ग्लोबलाइजेशन अब इम्पैक्ट कर रही है, बिजनेस को इस तरह से इम्पैक्ट कर रही है। मिलिट्री लेवल पर ग्लोबलाइजेशन ने बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, मिलिट्री के मायने ही बदल के रखती है। जैसे कि देखिए ग्लोबल आर्म्स ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ईजिली असेसिबल है। जो आर्म्स मार्केट है इंटरनेशनल लेवल पर वो स्टेट के लिए भी और नॉन स्टेट एक्टर टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए भी वो ईजिली असेसिबल है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, प्रोलिफरेशन हो रही है। ट्रांसनेशनल टेररिज्म बढ़ता जा रहा है। अब जो टेररिज्म है वो विद इन स्टेट या स्टेट की टेरिटरी के विद इन नहीं हो रहा, वो रैदर इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ रहा है, ट्रांसनेशनल टेररिज्म बढ़ रहा है। इसके साथ हम देख सकते हैं कि ट्रांसनेशनल मिलिट्री कॉरपोरेशन भी बढ़ रही है, यानी वो प्राइवेट कंपनीज जो मिलिट्री आर्म्स या वेपन्स से रिलेटेड चीज़ें देती है, मिलिट्री रिलेटेड चीज़ें जो हैं बेचती है इंटरनेशनल लेवल पर, उनकी जो भी है बढ़ोतरी हुई है, उनकी भी पैदावार जो है वो बढ़ी है मिलिट्री लेवल पर। ग्लोबलाइजेशन के कुछ और भी पैटर्न्स हैं, जैसे लीगल लेवल पर कैसे काम करती है। सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ जो बनाए जाते थे वो कंट्रीज़ के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए ही बेसिकली बनाए जाते थे, जहाँ फिर इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड को चलाने के लिए बनाए जाते थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि एक शिफ्ट आता है, ये इंटरनेशनल ट्रेड तक सीमित नहीं है या ट्रांसनेशनल रिलेशन तक सीमित नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स और जस्टिस और सिक्योरिटी के आइडिया को भी जो है इसमें इंक्लूड कर लिया गया है ग्लोबलाइजेशन के चलते हुए। हम देख रहे हैं कि कुछ नए वर्ल्ड लीगल इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं। पहला वर्ल्ड लीगल इंस्टीट्यूशन के बारे में सोचना या कल्पना करना बहुत बड़ी बात थी। अब हम देख रहे हैं जैसे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ,
तो उसके साथ देख रहे हैं कि ग्लोबल लीगल ऑर्डर भी जो है इस्टेब्लिश होता जा रहा है। ग्लोबल लीगल ऑर्डर का मतलब क्या है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, हर कंट्री का ना अपना लॉ होता था और उसके बेसिस पर ही उस कंट्री की वर्किंग चलती थी, लीगल स्ट्रक्चर चलती थी, लीगल ऑर्डर चलता था जो विद इन कंट्री के लोगों पर ही इम्प्लीमेंट होता था। अब ये ग्लोबल लीगल ऑर्डर इमर्ज होता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ह्यूमन राइट्स की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जाएगी। एक कंट्री पहले अगर ह्यूमन राइट्स पर ज़्यादा फोकस नहीं करती थी, ह्यूमन राइट्स को वायलेट करती थी, तो उस पर भी अब प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबली एक्सेप्टेड नॉर्म्स बनता जा रहा है कि हर कंट्री को ह्यूमन राइट्स अपने लोगों को देने होंगे। तो ये है ग्लोबल लीगल ऑर्डर, जो कंट्रीज़ को प्रेशर करेगा अब कि उन्हें अपने लॉ को बदलने की ज़रूरत है, जहाँ उन्हें इंटरनेशनल जो नॉर्म्स है इंटरनेशनल लॉ की फॉर्म में उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बड़े लेवल पर जो है लीगल टर्म्स को इम्पैक्ट कर रहा है ग्लोबलाइजेशन। कल्चर को भी आपको पता है ग्लोबलाइजेशन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। किस तरह से कि हम जो है ज़्यादातर सोसाइटी होमोजेनाइज्ड होती जा रही है। होमोजेनाइज्ड का मतलब क्या हो गया, हमारा खाने पीने के तौर तरीके, पहनने के कपड़े पहनने के तौर तरीके जो है वो होमोजेनाइज हो रहे हैं। हम एक जैसा ही पैटर्न जो है फॉलो करते जा रहे हैं। पॉपुलर कल्चर जो है ग्लोबलाइजेशन दे रहा है, जो सारी दुनिया एक तरह से अडॉप्ट कर रही है। सो इसी तरह कम्युनिकेशन नेटवर्क, ग्लोबल मीडिया कॉर्पोरेशन जो है वो भी ग्लोबलाइजेशन से इफेक्ट होते जा रहे हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली इसके साथ और चीज़ हो रही है। चाहे कल्चर होमोजेनाइज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि देयर इज़ ए रीअजर्शन ऑफ नेशनलिज्म। कुछ कंट्रीज़ में हम देख सकते हैं एथनिसिटीज़ को लेकर, नेशनलिज्म को लेकर, डिफरेंसेस को लेकर रीअजर्शन है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कल्चरली इम्पैक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल राइट, सोसाइटी होमोजेनाइज हो रही है, ये भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब कुछ बहुत स्मूथली हो रहा है। देयर इज़ ए रेजिस्टेंस इन द सोसाइटीज़ इन डिफरेंट कंट्रीज़ जो कह रही है कि होमोजेनाइजेस के अगेंस्ट रही है, ग्लोबल फोर्सेस के अगेंस्ट खड़ी हो रही है। सो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन जो है डिफरेंट लेवल पर जो है इम्पैक्ट कर रही है, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, लीगल और कल्चर लेवल पर। अब हमने ग्लोबलाइजेशन को लेकर समझना है कि इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरीज ग्लोबलाइजेशन पर क्या कमेंट करती है, क्या मेन आर्ग्यूमेंट देती है। जैसे कि रियलिज्म क्या आर्ग्यूमेंट देता है। रियलिज्म कहता है कि देखिए, जो नेशन स्टेट की क्रिएशन है ना, ठीक है, कि टेरिटोरियल लेवल पर नेशन स्टेट क्रिएट की जाती है, ग्लोबलाइजेशन इस चीज़ को इफेक्ट नहीं कर रही। नेशन स्टेट की पहले भी वैल्यू थी और ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद भी उतनी ही वैल्यू है। ये नेशन स्टेट को किसी तरह से इफ़ेक्ट नहीं करती है। स्टेट के पास आज भी सॉवरेनिटी है और पहले भी थी, ग्लोबलाइजेशन ने उसे इफ़ेक्ट नहीं किया। इंटरनेशनल लेवल पर स्ट्रगल फॉर पावर थी पहले भी और आज भी पावर के लिए स्ट्रगल ही चल रही है। ग्लोबलाइजेशन ने उसको किसी तरह से इम्पैक्ट नहीं किया। ग्लोबलाइजेशन ने नहीं इस चीज़ को भी नहीं बदला है कि स्टेट जो है दूसरी कंट्रीज़ को थ्रेट देती है कि उनके अगेंस्ट वो फोर्स यूज़ करेगी। आज भी जो फोर्स का थ्रेट दिया जाता है, ठीक है, कि मिलिट्री अटैक कर देंगे, वो आज भी किया जा रहा है, इसको भी जो है बदला नहीं गया। बैलेंस ऑफ पावर के जो रूल्स है, जो नॉर्म्स है, वो इंटरनेशनल लेवल पर अभी भी काम कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन ने उसको भी जो है इतना इम्पैक्ट नहीं किया। हाँ, हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने सोशल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, कल्चरल लेवल पर इम्पैक्ट किया है, बट इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम जैसे काम कर रहा था ग्लोबलाइजेशन से पहले और ग्लोबलाइजेशन के बाद, वो सिमिलरली वैसे ही काम कर रहा है। रियलिज्म बेसिकली ये कहना चाहती है, जो स्टेट का रोल है और जो स्टेट पावर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, जिसमें स्टेट सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखती है, जिसमें स्टेट दूसरों को थ्रेट दे सकती है, मिलिट्री अटैक का थ्रेट दे सकती है, ये जो पॉलिटिक्स थी, ये चाहे वर्ल्ड वॉर 1 में थी, 2 में थी, कोल्ड वॉर के टाइम पे थी, और ये ग्लोबलाइजेशन के चलते हुए भी सिमिलरली वैसी ही चल रही है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम की जो पॉलिटिक्स है वो चेंज नहीं हो जाती, रियलिज्म ये मानती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रियलिज्म ये तो मानती है कि यस देयर इज़ ए ग्लोबलाइजेशन हो रही है, लेकिन वो नेशन स्टेट को इम्पैक्ट नहीं कर रही, उनकी सोवरेनिटी को इम्पैक्ट नहीं कर रही। जैसे अदर स्कॉलर्स कहते हैं कि नेशन स्टेट को इम्पैक्ट कर रही है, उनकी सोवरेनिटी कम होती जा रही है, वो कंट्रोल खोते जा रहे हैं नेशन स्टेट, जो इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमी या ट्रेड या फाइनेंस हो रहा है उस पर उनका ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहा। रियलिज्म इस चीज़ को टारगेट करती है, इसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर रही है कि ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट इम्पैक्टिंग नेशन स्टेट। नेक्स्ट, लिबरलिज्म की थ्योरी।
लिबरलिज्म की थ्योरी ग्लोबलाइजेशन को बहुत ही वेलकम करती है, सेलिब्रेट करती है रैदर, और कहती है कि स्टेट, जैसे रियलिज्म कहती है कि वो सेंट्रल एक्टर है, वो सेंट्रल एक्टर्स नहीं रहे ग्लोबलाइजेशन की आने की वजह से। अब नॉन स्टेट एक्टर जो है ग्लोबली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे हैं। इतना स्टेट एक्टर्स नहीं रोल इंपॉर्टेंट प्ले कर रहे हैं जितना नॉन स्टेट एक्टर कर रहे हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स में आप सोच सकते हैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, ट्रांसनेशनल कंपनीज, गूगल, फेसबुक जैसी, जो पूरे दुनिया को इम्पैक्ट कर रहे हैं। क्या लिबरलिज्म क्वेश्चन करता है क्या स्टेट उतना इम्पैक्ट कर पा रही है जितना ये नॉन स्टेट एक्टर जो है ग्लोबली रोल प्ले कर पा रहे हैं, इम्पैक्ट कर पा रहे हैं? स्टेट्स अब जो है वो एक सील्ड यूनिट्स की तरह काम नहीं करते, मतलब विद इन टेरिटरी जो हो रहा है वो टेरिटरी में रहता है, वो किसी और को कोई इम्पैक्ट नहीं करता। लेकिन लिबरलिज्म कहते हैं अब वो नो लॉन्गर सील्ड यूनिट्स रहे, मतलब सील्ड यूनिट्स की तरह काम नहीं करती। अब एक कंट्री में होने वाली एक्टिविटीज़ जो है, इवेंट्स जो है, वो दूसरे लोगों को, दूसरी कंट्रीज़ को भी इम्पैक्ट कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के चलते हुए जो वर्ल्ड है वो कोब वेब बन चुका है। कोब वेब का मतलब है मकड़ी की जाले की तरह कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बन चुकी है इन कंट्रीज़ की, जो एक दूसरे पर डिपेंडेड है अपनी ग्रोथ को लेकर। तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन को हमें सीरियसली देखना चाहिए। वर्ल्ड जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंटरकनेक्ट हो रहा है, और जितना ज़्यादा इंटरकनेक्ट हो रहा है वर्ल्ड के पॉलिटिकल रिलेशन चेंज हो रहे हैं। रियलिज्म बिल्कुल डिनाई करती है कि पॉलिटिकल रिलेशन चेंज नहीं हो रहे, चाहे वर्ल्ड इंटरकनेक्ट भी हो रहा हो। लिबरलिज्म कह रहा है नहीं, चेंज हो रहा है, उस चेंज को आप समझने की कोशिश कीजिए। ज़्यादातर लिबरल्स जो है वो इंटरेस्टेड रहते हैं जो टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन आई है, कम्युनिकेशन को लेकर रेवोल्यूशन आई है, और ग्लोबलाइजेशन ने इस सब में क्या रोल प्ले किया है, और ये जो रेवोल्यूशन है टेक्नोलॉजी को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर, इसने वर्ल्ड पॉलिटिकल रिलेशन में क्या चेंज किया है। लिबरलिज्म इन सब चीज़ों को समझना चाहता है, इस पे जो है अपनी आर्ग्यूमेंट्स और थ्योरीज प्रोवाइड कराता है। देन मार्क्सिज्म की बात आती है। मार्क्सिज्म कहते हैं ग्लोबलाइजेशन इज़ ए बिट शैम। इसका मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन को ना ज़्यादा ही हाइप कर रखा है। कुछ भी जो है ग्लोबलाइजेशन में मार्क्सिज्म मानते हैं नया नहीं है। ये क्या है? ये कैपिटलिज्म की एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है। ठीक है, इंटरनेशनल कैपिटलिज्म की ग्लोबलाइजेशन एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? क्या मार्क्सिज्म ग्लोबलाइजेशन में विश्वास करते हैं या नहीं करते? नहीं, वो मानते हैं देयर इज़ ए ग्लोबलाइजेशन, बट वो ये कहना चाहते हैं कि कैपिटलिज्म की ही ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है। पहले भी कैपिटलिज्म था, ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से भी कैपिटलिज्म है। सो कैपिटलिज्म कहीं नहीं गया है, इंटरनेशनल कैपिटलिज्म वही है, और ग्लोबलाइजेशन ही उसकी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है। तो हमें इंटरनेशनल कैपिटलिज्म को समझना होगा, वही तो हम बार बार एक्सप्लेन करते आ रहे हैं। इसलिए जो हमारी मार्क्सिज्म की थ्योरीज दी है पहले हमने जो भी, उनकी आज भी मायने रखती है। तो ग्लोबलाइजेशन की आने की वजह से इसका मतलब ये नहीं कि मार्क्सिज्म की थ्योरीज बेकार होगी, उनको डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, नहीं, वो आज भी जो है एग्जिस्ट करती है, और आज भी जो है इंटरनेशनल कैपिटलिज्म सिस्टम की रियलिटी को समझा सकती है, जिसे वो समझाने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल कैपिटलिज्म की जो लेटेस्ट स्टेट है, जिसको ग्लोबलाइजेशन का नाम दिया जाता है, इसने क्या किया है? इसने वर्ल्ड को और भी ज़्यादा जो है अनइक्वल बना दिया है। अनइक्वल बना दिया है ग्लोबलाइजेशन ने, और भी ज़्यादा सोसाइटीज़ को डिवाइड कर दिया है। जो कोर, सेमी पेरीफेरी या पेरीफेरी कंट्रीज़ में एक डिवाइड था डेवलपमेंट को लेकर, वो और भी ज़्यादा डीपर हो चुका है ये ग्लोबलाइजेशन की आने की वजह से। नेक्स्ट थ्योरी है कंस्ट्रक्टिविज्म की। कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी क्या आर्ग्यू करती है? वो ये कहती है कि ग्लोबलाइजेशन कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो स्टेट के रोल को इम्पैक्ट कर रही है। मतलब वो कहना चाहते हैं आप ग्लोबलाइजेशन को समझने की कोशिश करिए, ये कुछ ऐसी इंडिपेंडेंट फोर्स नहीं है जो अपने आप काम कर रही है और उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। इसलिए स्टेट जो भी एक्शन ले रही है, जो भी डिसीजन ले रही है ग्लोबलाइजेशन के नाम पर, उसको समझने की कोशिश कीजिए। लीडर्स एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन के नाम से भाग रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। वो कह रहे हैं जैसी दुनिया है, द वे वर्ल्ड इज़, उसको हम कैसे बदल सकते हैं? ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, हम कैसे चेंज कर सकते हैं दुनिया को? हमारे हाथ बंधे हुए हैं ग्लोबलाइजेशन के चलते हुए। तो लीडर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन का नाम
यूज़ करते हुए। जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं ग्लोबलाइजेशन को हमने ही कंस्ट्रक्ट किया है, हमने ही कुछ एक्टिविटीज़ को ग्लोबलाइजेशन का नाम दिया है। अगर हमने उसे कंस्ट्रक्ट किया है तो ग्लोबलाइजेशन को हम बदल सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसको चैनलाइज कर सकते हैं, उसको डायरेक्शन दे सकते हैं। ये हमें चीज़ों को समझना होगा। इसमें हमें ग्लोबलाइजेशन एक और मौका देती है, वो ये है कि जो सोशल मूवमेंट्स है इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर, उसको क्रॉस नेशनल बनाया जा सकता है, यानी वो बियॉन्ड द नेशनल टेरिटरी से भी पार जाकर जो है काम कर सकती है। सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है या कम्युनिकेशन की जो फॉर्म्स है इंटरनेट जैसी, वो इस चीज़ में काफ़ी हेल्प कर सकती है। ये कंस्ट्रक्टिविज्म का सेकंड आर्ग्यूमेंट है। फर्स्ट इज़ कि ग्लोबलाइजेशन को हम मोल्ड कर सकते हैं, बदल सकते हैं। दूसरी चीज़ें, हम सोशल मूवमेंट्स की गतिविधियों को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन इज़ देयर फॉर कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए ग्लोबलाइजेशन है, लेकिन ये कहना कि ग्लोबलाइजेशन इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता, नहीं, हम मोल्ड कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं, उसको अपने फ़ायदे के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे वो एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हम उसमें सोशल मूवमेंट्स को और भी ज़्यादा गतिविधियां जो है इंटरनेशनल लेवल पर इंक्रीज़ कर सकते हैं। देन थ्योरी आती है पोस्ट मॉडर्निज्म या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की। ये ग्लोबलाइजेशन के बारे में ये कहती है कि ग्लोबलाइजेशन जैसे हमें दिखाई जा रही है वैसे एग्जिस्ट नहीं करती है। अब इसके क्या मायने हैं? इसका मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली डिस्कोर्सेज में एग्जिस्ट करती है। ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट आउट देयर एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन। ग्लोबलाइजेशन को एक्चुअली क्रिएट किया गया है डिस्कोर्सेज में, ये डिस्कोर्सेज में एग्जिस्ट करती है। आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो ये स्कॉलरली आर्टिकल में एग्जिस्ट करती है, किताबों में एग्जिस्ट करती है। ग्लोबलाइजेशन डज नॉट एग्जिस्ट देयर, ये कहना चाहते हैं। तो रियलिस्ट, लिबरल या मार्क्सिस्ट ग्लोबलाइजेशन के बारे में जिस तरह के भी क्लेम्स कर रहे हैं, ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या पोस्ट मॉडर्निज्म की थ्योरी जो है उस क्लेम्स को रिजेक्ट करती है कि वो क्लेम्स ग्लोबलाइजेशन के बारे में झूठे हैं। क्योंकि ये कहते हैं ग्लोबलाइजेशन के क्लेम्स को समझने के लिए ना हमें ये समझना होगा जो स्पेसिफिक डिस्कोर्स है, जो स्पेसिफिक थ्योरीज ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात कर रही है, उसके पीछे का कंटेक्स्ट क्या है, वो क्यों ग्लोबलाइजेशन के बारे में इस तरह से बात करती है। हमें उस डिस्कोर्स के कंटेक्स्ट को समझना ज़रूरी है। तो इस डिस्कोर्स के कंटेक्स्ट को कैसे समझेंगे, वो डीकंस्ट्रक्ट करेंगे ग्लोबलाइजेशन के आइडिया को, जिसमें वो ये देखेंगे कि ये जो ग्लोबलाइजेशन का पूरा डिस्कोर्स रचा जा रहा है, इसके पीछे क्या वर्किंग चल रही है, कौन सी ताकतें हैं, कौन सी पावर जो है काम कर रही है ग्लोबलाइजेशन के पीछे। तो किसका फ़ायदा हो रहा है इस तरह के ग्लोबलाइजेशन के डिस्कोर्स को, नैरेटिव्स को जो है रच कर, किसका फ़ायदा हो रहा है। हमें इसकी वर्किंग्स को देखना होगा, इसको अनकवर करना होगा, इस डिस्कोर्स को। सो ये जो थ्योरीज हमें जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन को दिखा रही है, हमें अनक्रिटिकली उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। इसके पीछे की वर्किंग को, इसके पीछे की ताकतों को, ये जो डिस्कोर्स रचे जा रहे हैं बाय रियलिस्ट, लिबरल्स या मार्क्सिस्ट, इनके कंटेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म का ग्लोबलाइजेशन को लेकर मेन आर्ग्यूमेंट है। अब हम समझते हैं ग्लोबलाइजेशन की जो एक डिबेट है कि ग्लोबलाइजेशन रियलिटी है या फिर ग्लोबलाइजेशन एक मिथ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक रियलिटी है। देखिए वो कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जैसे वो कहते हैं कि देखिए इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो स्टेट है वो अब इकोनॉमीज़ को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती। किसी MNCs पर, किसी ट्रांसनेशनल कंपनीज़ पर कंट्रोल करना, फाइनेंशियली उनके टैक्सेस को कंट्रोल करना अब स्टेट के हाथ में नहीं रहा। ये चीज़ें जो है स्टेट के लिए मुश्किल होती जा रही है। कम्युनिकेशन बहुत बड़े लेवल पर रेवोल्यूशनाइज्ड हो रही है कि एक जगह पर जो इवेंट हो रहे हैं वो दूसरे लोगों को, जो दूसरी साइड पर रह रहे हैं, उनको भी इमीडिएटली वो ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसलिए उनको इम्पैक्ट भी करते हैं। वर्ल्ड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होमोजीनियस हो रहा है, लोगों में जो डिफरेंसेस है वो कम होते जा रहे हैं। ये मेन आर्ग्यूमेंट ग्लोबलाइजेशन के हमने समझ लिए हैं। और ये भी बात करते हैं कि टाइम और स्पेस जो है क्लैप्स हो रहा है, टाइम और स्पेस श्रिंक होते जा रहे हैं। इसका मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टाइम भी नहीं लगता, और जो है इतना लंबा ट्रैवल जो होता था, जो स्पेस होती थी, जो डिस्टेंस होता था, वो भी कम हो गया है, वो भी बड़ी जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं। सो टाइम और स्पेस जो है वो क्लैप्स होते जा रहे हैं। एक ग्लोबलाइजेशन की वजह से कॉस्मोपॉलिटियन कल्चर डेवलप होता जा रहा है। कॉस्मोपॉलिटियन कल्चर का मतलब क्या है कि लोग जो है कुछ एक तरफा की थिंकिंग रखने लगे हैं,
एक जैसा जो है सोचने की कोशिश करने लगे हैं। इसलिए थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली का जो स्लोगन है वो पॉपुलर हो रहा है कि हम जो है कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मिलकर काम करना चाहिए जो ग्लोबली हमें इम्पैक्ट करते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, कुछ डिजीज़ हो गए, पैंडेमिक के डिजीज़ हो गए, जहाँ किसी तरह का टेररिज्म हो गया। तो इन सभी इशू को डील करने के लिए हमें ग्लोबली सोचना होगा और एक्ट हमें अपनी कंट्री में लोकल लेवल पर करना होगा। सो ये है एक कॉस्मोपॉलिटियन कल्चर डेवलप हो रहा है जिसमें हम सिर्फ अपने देश में रहने वाले लोगों के बारे में नहीं सोचते, ग्लोबली सोच रहे हैं, कुछ ग्लोबल इश्यूज़ के बारे में सोच रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन एक रियलिटी है। उनके जो मेन आर्ग्यूमेंट है जो इस चीज़ में मानते हैं कि ये रियलिटी है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। देन वो लोग जो मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक मिथ है, ग्लोबलाइजेशन एक मिथ है, जहाँ कह सकते हो कि वो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट बात करते हैं, वो ग्लोबलाइजेशन के एंटी है। तो वो क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं अब वो समझते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक बज़ वर्ड है। बज़ वर्ड का मतलब इसको ज़्यादा ही हाइप कर रखा है। अब ग्लोबलाइजेशन को इतना ज़्यादा हाइप कर रखा है कि इसमें हमने क्या कर दिया है, गवर्नमेंट को पैरालाइज कर दिया है। मतलब गवर्नमेंट के पास अगर क्षमता भी है ना कि इकोनॉमिक फोर्सेस को वो कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके, लेकिन हमने ग्लोबलाइजेशन को ज़्यादा ही अहमियत देकर, हाइप देकर गवर्नमेंट के अटैम्प्ट्स को पैरालाइज कर दिया है। गवर्नमेंट भी जो है अब ग्लोबलाइजेशन के नाम पर चलते हुए इकोनॉमिक फोर्सेस को जो रेगुलेट कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, उसको कर ही नहीं पा रही है या जानबूझकर नहीं कर रही है। दूसरी चीज़ है ग्लोबलाइजेशन बड़ी अनइवन है। हम कह रहे हैं दुनिया ग्लोबलाइजेशन हो रही है, सारी जगह टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशनाइज हो रही है, कम्युनिकेशन रेवोल्यूशनाइज हो रही है। देखो इंटरनेट ने कितना दुनिया को बदल दिया, लेकिन इस चीज़ को हम रियलाइज़ नहीं करते कि दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी तक इंटरनेट की फैसिलिटी पहुंची ही नहीं है, वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते इंटरनेट की फैसिलिटी को। तो इस चीज़ के बारे में भी तो हमें बात करनी होगी। दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को इतनी ज़्यादा हाइप दे रखी है, ये कुछ नहीं है, ये तो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म की एक लेटेस्ट स्टेज है। हम जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम ग्लोबलाइजेशन को नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा जो कल्चर है, ठीक है, हमारा जो खाना पीना है, पहनने के तौर तरीके हैं, वो ज़्यादातर क्या है, वो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म होता जा रहा है। जिस होमोजेनाइज्ड को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, कॉस्मोपॉलिटियन कल्चर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो कल्चर क्या है, वो वेस्टर्न कल्चर को ही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू को ही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस चीज़ के बारे में भी समझना होगा। सो ग्लोबलाइजेशन के बारे में एक और जो है कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन रिच इकोनॉमीज जो है दुनिया की, उनको ही फ़ायदा दे रही है। ये जो फ्री ट्रेड के नाम पर पॉलिसीज़ बनाई जाती है, लॉ बनाए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, इसमें जो रिच कंट्रीज़ हैं, जो रिच इकोनॉमीज़ हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है। जो अंडर डेवलप्ड है या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है, LDC कंट्रीज़ है, उनको जो है ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। सो ग्लोबलाइजेशन में किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको बेनिफिट हो रहा है, ये भी चीज़ तो देखनी चाहिए। इसको हम अनक्रिटिकली क्यों बाहें फैलाकर जो है ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के चलते हुए कई और सारे नुकसान भी हुए हैं, जैसे कि ड्रग की जो तस्करी है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, टेररिज्म जो है उसको ऑपरेट करने में अब और भी ज़्यादा आसानी हो गई है। सो ग्लोबलाइजेशन को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और भी चीज़ों को हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ग्लोबलाइजेशन जो है हमारी सोसाइटी के लिए क्या एक ख़तरा बन सकती है। तो जो ग्लोबलाइजेशन को मिथ मानते हैं या ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट बोलते हैं, वो कुछ ग्लोबलाइजेशन को लेकर ये आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। सो उम्मीद करता हूँ ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपको कुछ जानकारी मिली होगी, ताकि जो एग्ज़ाम में स्टेटमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप ग्लोबलाइजेशन को डीपर लेवल पर अंडरस्टैंड कर सको। हर एक एंगल से ग्लोबलाइजेशन को हमने समझने की कोशिश की है, इसके पैटर्न्स के, इसकी वर्किंग लेवल पर समझने की कोशिश की है, थ्योरीज इसके बारे में क्या कहती है, और ग्लोबलाइजेशन की रियलिटी और मिथ की जो डिबेट है उससे भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन को अगर मल्टी एंगल से हम समझने की कोशिश करेंगे तो स्टेटमेंट में अगर कोई क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, तो उसको अटैम्प्ट करना हमारे लिए ज़्यादा और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा, इफ़ेक्टिवली हम उसे अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।